हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार हम एक साइलो का चैप्टर लेकर आ रहे हैं। जो एक कोशिश होगी कि एक क्लास में आपको पूरा साइलो हम सिखा दें। प्रयास ये रहेगा जो बच्चे नहीं साइलो जानते हैं या कैसे बनाएंगे उनके लिए एक क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। नहीं, एकदम मैराथन क्लास कहिए जो कहिए, इसमें हम सीखेंगे एक्चुअली क्या होता है। नहीं कि कोई एग्ज़ाम हो, बैंक हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, अगर उसमें हम जाएं तो हर एग्ज़ाम में लगभग 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन, बैंक में जाएं तो 5-5 क्वेश्चन साइलो से आते हैं। नहीं तो अब वो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि हद से ज़्यादा कि बिना उसके हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है। नहीं, इसका मतलब और भी सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन साइलो सभी एग्जामों में आते हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग इस पर मेहनत करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बिना मार्कर लगाए, बिना कलम का यूज किए हुए, इससे हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो कहने का मतलब है अब हम डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं कि ताकि काम किया जाए और कुछ नहीं बात की। जैसे कहता है कि साइलो में कि आपका पहले 4 स्टेटमेंट हुआ करता था, ऑल से रिलेटेड, सम से, नो से और सम नॉट से। ठीक है, ऑल, सम और आपका सम नॉट से स्टेटमेंट हमारा हुआ करता था। नहीं, अब इसमें 2 स्टेटमेंट, एक ओनली से और एक ओनली या फ्यू से हमारा 2 स्टेटमेंट और जुड़ गया। हालांकि ये नया चीज़ नहीं है कि ये जुड़ गया है या एक्स्ट्रा कुछ नया पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें पहले से है। नहीं तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि ऑल पेन आर बुक या बुक्स, नहीं, ऑल पेन आर बुक्स, तो इस ऑल जो वर्ड है, नहीं, इस ऑल के अल्टरनेटिव में बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जिसको हम लोग साइनो कहते हैं। ऑल के बदले में हम इच भी यूज करते हैं, हम एवरी भी यूज करते हैं, या हम एनी भी यूज करते हैं, या हम यहाँ पे ऑल के बदले में क्या 100% भी यूज करते हैं, या हम कोई नेम भी यूज करते हैं, या जैसे कि अभी मैंने लिखा एक सेंटेंस ओनली, ये सभी ऑल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि ऑल ये ओनली आ गया या क्या आ गया। तो ऑल के अल्टरनेटिव में हम ईच, एवरी, एनी, 100%, ये कोई नाम भी हम यूज कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि हम मैंने ऑल लिखा है तो ऑल के नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, ईच पेन्स आर बुक, या एवरी पेन्स आर बुक, या 100% पेन्स आर बुक, है ना। यानी वैसे वर्ड्स जो 100% ऑल को रिप्रेजेंट करते हो, वो सेंटेंस आपके ऑल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब बात रहा कि सर ऑल पेन्स आर बुक, तो समझ में आ गई। ये सम, अब देखो सम के बदले में भी कुछ वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि आपका मैक्सिमम, जैसे कि आपका मिनिमम, जैसे कि आपका एट लीस्ट, आपका अ फ्यू, या जैसे कि 100% है। अब बिलो 100%, ध्यान रखो बाबू, बिलो आपका 100% कोई डाटा है, यानी इवन 99.9% ऑल्सो कॉल्ड सम केस है। नहीं, जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं एग्जाम में देता है 50%, यानी ये केस किसका है, 50%, 10%, 60%, यानी इंस्टेड ऑफ सम इफ वी यूज 10%, 50%, 80%, 90%, इट मीन्स आपका केस ऑफ क्या, सम, यानी वो सम का केसेज हुआ। सम न लिख करके लिखा जाए 10% पेजेज आर आपका पेपर, या 80% पेजेज आर पेपर, या 90% या इवन 99.9% पेपर पेज आर पेपर, तो इसका मतलब होता है वो केस सम का है ना, कुछ का केस है। क्लियर है। अब बात रहा कि सम नॉट, तो सम नॉट के इंस्टेड ऑफ में कोई यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ सम नॉट ही यूज किया जाता है। मेन अब आया हमारा यहाँ पे नो के बदले। अब नो को हम क्या यूज करते हैं अल्टरनेटिव में एग्जाम में देकर, हम नो न कह के हम कह दे क्या, नन। तो जो नो का मीनिंग होता है वही नन का मीनिंग होता है। अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाएं तो उसका मीनिंग होता है 0%। उसका मीनिंग होता है बाबू 0%, यानी हमने यहाँ लिखा नो वुड इज प्लांट, तो यू कैन से ऑल्सो दैट नन वुड इज प्लांट, या 0% वुड इज प्लांट, यू कैन से। ठीक है, तो हम ये 3 जो आपका वर्ड है ऑल, सम और नो, इनके अल्टरनेट में हम एग्जाम में ऐसे ऐसे वर्डों को देखते हैं
जो लगता है कि ये चीज़ क्या आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें और सभी बहुत सारा है। ऑल दोज, सम के बदले में हम ऑल दोज यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली भी यूज करते हैं, परहैप्स भी यूज करते हैं। नहीं, ये सभी वर्ड जो है सो किसके बदले में आते हैं? सम के बदले में यूज किए जाते हैं। करेक्ट है। तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ड कहाँ से आया, कुछ नहीं आया, ये सब इसके ही बदले में आते हैं। नहीं, जैसे कि मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे ओनली या फ्यू, ऑल्सो इट्स अ केस ऑफ सम। लेकिन अब यहाँ पे क्यों लिखा आपने, तो इसका यूज कैसे हम करते हैं? सवाल ये है कि ये एक ऑल सम, नो सम, नॉट, ये एक अपनी फॉर्मेट पे चलते हैं। लेकिन जब किसी केस में आपको एक ओनली केस आ जाए या ओनली फ्यू केस आ जाए तो वह एक स्पेशल केस हो जाता है। नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, नहीं केवल मैं आपको बुला रहा हूँ, है ना, बहुत सारे लोग बैठे हैं, केवल आप आओ, इसका मतलब आप एक स्पेशल व्यक्ति हो, है ना, इसलिए वहाँ ओनली यूज किया गया। सब बैठे हैं, ऑल आर, नहीं, ऑल आर फ्रेंड्स बट यू ओनली यू आर कम, नहीं, यानी सिर्फ आप ही एक आओ, नहीं, मैं सिर्फ आपको केवल बुला रहा हूँ, सब तो हैं लेकिन केवल आप, यानी आप स्पेशल हैं मेरे लिए। नहीं, इसलिए इसको मैंने एक अलग सेंटेंस का नाम दे दिया ओनली, ठीक है, अब ओनली अ फ्यू। तो यानी हमें अब स्टडी करनी है कितनी, 1 2 3 4 5 और 6 सेंटेंस के बारे में यूज करना है। और साइलो में यही सेंटेंस स्टेटमेंट के रूप में यूज की जाती है और इसी सेंटेंस को कंक्लूजन के रूप में भी रखी जाती है। और क्या हो सकता है, नहीं, और इसके अलावा आपका हो सकता है कि वो पॉसिबिलिटी का केस यूज किया जाए, आइदर और केस यूज किया जाए, पॉसिबिलिटी ना लेकर के कैन बी, मे बी यूज किया जाए, तो वो, या कैन नेवर भी यूज किया जाए। नहीं, तो जहाँ कैन नेवर भी का मतलब होता है नो, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, है ना। तो ये ध्यान रखें, ये जो 6 सेंटेंस है, ऑल, सम, नो, सम नॉट, ओनली, ओनली अ फ्यू, इन 6 सेंटेंसों के बारे में अगर हम अच्छे से स्टडी कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे ऐसा विश्वास है। अब देखो, ऑल पेन आर बुक, इसका मतलब है कि इसमें कहीं नो नॉट की चर्चा नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ सम पेज इज पेपर, ये भी क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें नो का यूज नहीं है, पहले ही नो यूज है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। सम ट्रीज आर नॉट, यहाँ नॉट लगा है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। ये दोनों केस क्या है, मेरा स्पेशल केस है। तो ओनली चेयर इज टेबल, तो सेंटेंस में कहीं नो नहीं चर्चा, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे केसेज है, ये कहता है कि ओनली अ फ्यू बॉयज, यानी केवल कुछ ही, ओनली अ फ्यू मीन्स सम नॉट का भी केस इंडिकेट करेगा, तो ये अफर्मेटिव भी कहलाता है और ये नेगेटिव भी सेंटेंस, दोनों में ये काउंटेबल होता है। कौन सा, ओनली अ फ्यू बॉयज आर। नहीं, तो अब समझ में थोड़ा सा हमको ये आया कि ये जो 6 सेंटेंस है इनके ही बारे में हमको क्या क्या स्टडी करना है। एक ध्यान रखो कि ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, इसका मीनिंग है कि ये पेन यहाँ पे कहलाएगा सब्जेक्ट और बुक यहाँ कहलाएगा ऑब्जेक्ट, यानी रीजनिंग की भाषा में प्रेडिकेट। तो ध्यान रखो, ऑल पेन आर बुक का मतलब ये सब्जेक्ट होगा, ये प्रेडिकेट। सम में ये पेज है तो ये सब्जेक्ट होगा, ये पेपर क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश के अकॉर्डिंग पेपर। नहीं, नो वुड यानी ये सब्जेक्ट होगा, ये होगा प्रेडिकेट। सम ट्रीज आर नॉट अर्थ, इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये प्रेडिकेट यानी ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये इसका प्रेडिकेट। ये भी ओनली अ फ्यू बॉयज, यानी ये सब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा, प्रेडिकेट, है ना, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में भी आप पढ़े हैं, या इसे समझ लें कि जितने भी सम, ऑल, नो, सम और ओनली अ फ्यू के जस्ट बगल में हो उन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट, जो लास्ट में होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। क्लियर हिसाब है। अब सर सब्जेक्ट प्रेडिकेट आगे इसकी यूज क्या होगी वो हम समझाएंगे आपको अच्छे से। नहीं, तो हम अभी पार्टिकुलर आपको ये सेंटेंस समझाना चाह रहे थे कि देखो साइलो में 6 स्टेटमेंट हम लेके चले, एक जो ऑल से इंडिकेट कर रहा है या उसके बदले में ईच, एवरी, एनी, 100%, नेम, ओनली अगर यूज हो तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और जहाँ सम पेपर या सम के बदले में हम मैक्सिमम, मिनिमम, ऑल दोज, एट लीस्ट, अ फ्यू, फ्रीक्वेंटली या परहैप्स या 50%, 10%, ये केसेज यूज हो तो वह केस किसका होगा, सम का केस होगा। इसमें नो नॉट नहीं है इसलिए वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पहले ही नो लग गया, नो वुड इज प्लांट, यानी कोई वुड प्लांट नहीं है, तो नो वुड के बदले में हम नन वुड प्लांट कहें, 0%
वुड प्लांट कहें तो वो केस होगा किसका, निगेटिव का, क्योंकि ये निगेटिव पहले ही नो कह दिया। और चौथा सेंटेंस सम ट्रीज आर नॉट अर्थ, यानी यहाँ नॉट लगा हुआ है, ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नहीं, अब ओनली चेयर इज टेबल, तो इसका मीनिंग होता है ऑल टेबल्स आर चेयर या ऑल टेबल इज चेयर कहलाता है। ध्यान रखो बाबू, ओनली चेयर इज टेबल का मतलब होता है ऑल टेबल इज चेयर होता है। क्लियर है। इसका केस होता है ओनली अ फ्यू बॉयज आर क्लर्क, इसका मीनिंग दो होता है। अब समझते चले हैं, ओनली अ फ्यू बॉयज आर क्लर्क, इसका मीनिंग दो होता है बाबू। एक होता है क्या, तो सम बॉयज आर क्या क्लर्क, और दूसरा इसी का होता है सम बॉयज आर नॉट आपका क्लर्क। यानी यदि ये स्टेटमेंट में ये लिखा रहे कि ओनली फ्यू बॉयज आर क्लर्क, अब कंक्लूजन में यदि ये लिखा जाए सम बॉयज आर क्लर्क, तो करेक्ट मारना है। ये लिखा जाए सम बॉयज आर नॉट क्लर्क, तो इसको भी क्या मारना है, करेक्ट मारना है। बात समझो बाबू, सम बॉयज आर नॉट क्लर्क, न कि सम क्लर्क इज नॉट बॉयज, गलत। क्या होगा, सम बॉयज इज क्लर्क सही, या सम बॉयज इज नॉट क्लर्क, वो क्या होगा, सही होगा। इधर से नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर कट हिसाब है। इसको देखें, ओनली चेयर इज टेबल का मीनिंग होता है क्या बाबू, तो ऑल, सॉरी नहीं, ऑल आपका टेबल नहीं, ऑल टेबल इज बाबू क्या लिखा था, ये चेयर कहलाता है। इस पर हम विशेष ध्यान देंगे आगे चलकर क्वेश्चन में। तो हमने अभी देखा कि ये स्टेटमेंट कितने 6, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव नेगेटिव सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमने क्लियर कर लिया। नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टर्म आता है जो कंक्लूजन में भी दिया जाता है, वो कहलाता है आपका कन्वर्जन। ध्यान रखना, वो क्या कहलाता है, कन्वर्जन, है ना। किसी स्टेटमेंट का कन्वर्जन, कंक्लूजन का नहीं, स्टेटमेंट का कन्वर्जन। यानी जैसे कि अगर ऑल के रूप में कोई स्टेटमेंट हो, यानी इच के हो, एवरी हो, एनी हो, 100% हो, अगर ऑल के रूप में है तो उसका कन्वर्जन निकलता है सम के रूप में। किस रूप में निकलता है उसका, सम के रूप में निकलता है। नहीं, जैसे कहा गया ऑल पेन्स आर बुक, इसका मीनिंग हुआ सम बुक्स आर पेन या सम पेन्स आर बुक। ध्यान रखना बाबू, यदि ऑल के रूप में स्टेटमेंट रखा गया है तो उसका कन्वर्जन होगा सम बुक्स आर पेन और सम पेन्स आर बुक। क्लियर है। उसी प्रकार से सर यदि सम के रूप में दिया जाए तो उसका कन्वर्जन क्या होगा, तो ओनली सम का कन्वर्जन किस में होता है, सम में होता है। जैसे कहा कि सम पेज आर पेपर, तो सम पेपर इज पेज होगा, सम पेपर इज पेज होगा, सम पेज इज पेपर नहीं। क्यों, सम पेज इज पेपर कहेंगे तो स्टेटमेंट का रिपीटेशन होता है, और स्टेटमेंट का रिपीटेशन न तो कन्वर्जन कहलाता है न तो कंक्लूजन कहलाता है। कुछ जगह इसको सही लोग कर दिए हैं, वो गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट का रिपीटेशन कंक्लूजन का हिस्सा नहीं होता है ना। आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, या तो उसको कन्वर्ट करके लिखो या कंक्लूजन निकालो। कंक्लूजन का मतलब किसी दो स्टेटमेंट से मिला करके नहीं, तो ना वो कंक्लूजन होता है और ना वो खुद का रूपांतरण होता है, कन्वर्जन होता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि ऑल पेन आर बुक, सर कंक्लूजन में सही की गलत, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट है, और रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट कहीं वैलिड नहीं कहलाता है। जैसे आप कहीं बात करते हो तो कहते क्या यार एक ही बात को रिपीट कर रहे हो, ये वैलिड तुम्हारा नहीं है ना। सो स्टेटमेंट और रिपीटेशन फॉल्स होता है। क्लियर है। चलो अब कहता है कि नो वुड इज प्लांट। अब नो का स्टेटमेंट है बाबू, नहीं, तो इसका कन्वर्जन आपका 3 होता है। इसका कन्वर्जन कितना होता है, 3 होता है। एक जैसे कि नो वुड इज प्लांट का मतलब होगा नो आपका क्या, प्लांट एज होगा आपका वुड, और दूसरा होगा सम प्लांट आपका एज नॉट वुड होगा, और तीसरा सम आपका वुड एज नॉट प्लांट। यानी 3 कन्वर्जन होते हैं। ध्यान रखना बाबू, सम वुड इज नॉट प्लांट और नो प्लांट इज वुड। यानी फिर से देखें, यदि नो के रूप में कोई स्टेटमेंट हो तो उसका कन्वर्जन नो प्लांट इज वुड, सम प्लांट इज नॉट वुड और सम वुड इज नॉट प्लांट। यानी इन तीनों में से कोई भी दिया जाएगा तो वो क्या होगा, सही होगा, करेक्ट होगा।
ठीक है। अब आया हम सम नोट पे। सम नोट का कोई कन्वर्जन नहीं होता है, बात ध्यान रखना बाबू, सम नोट का कोई कन्वर्जन नहीं। इसका मतलब सर क्या कि लिखा हुआ है सम ट्रीज आर नॉट अर्थ, तो क्या हम सम अर्थ इज नॉट ट्री कहेंगे तो गलत कि सही? बिल्कुल गलत है ना, कि सम अर्थ इज नॉट ट्री गलत होगा, सही नहीं होगा। आगे जाकर हम बता देंगे यह क्यों गलत होता है ना। तो सम नोट का कन्वर्जन नहीं होता। तो सर सीधे समझे हम कि ये जो थ्री स्टेटमेंट है ऑल सम नो, इन तीनों का कन्वर्जन होता है। ऑल का कन्वर्जन सम में होता है, सम का कन्वर्जन सम में होता है, नो का कन्वर्जन नो और सम नोट में होता है, ऑल का कन्वर्जन किस में होता है? सम में। यानी ऑल पेन्स आर बुक का मतलब क्या होगा बाबू? सम बुक्स आर पेन या सम पेन्स आर बुक। अगर सम में स्टेटमेंट है सम पेज इज पेपर, तब मतलब क्या होगा? सम पेपर इज पेज। सम पेज इज पेपर नहीं, गलत, बिल्कुल सही। चलो, एंड सम पेज इज पेपर नहीं होगा। ऑल पेन इज बुक गलत होगा। नो वुड इज प्लांट गलत होगा। क्या होगा सर? नो प्लांट इज वुड, सम प्लांट इज नॉट वुड, सम वुड इज नॉट प्लांट। सम ट्रीज आर नॉट, सर सम नॉट का केस है, इसका कोई कन्वर्जन नहीं होता। अगर कहीं कन्वर्ट करके दिया हुआ है कन्वर्ट करके तो हम गलत कर देंगे। हम इस पर आते हैं। अभी मैंने बताया कि ओनली चेयर इज टेबल का मीनिंग होता है ऑल टेबल इज चेयर, ऑल टेबल इज चेयर। ध्यान रखना बाबू, अगर डायरेक्ट कंक्लूजन में देता है कि ऑल टेबल इज चेयर, सीधे सही मार देना, ठीक है। अब कहता है कि ओनली अ फ्यू बॉयज आर क्लर्क। ध्यान रखना बाबू, क्योंकि सबसे खतरनाक सब क्या है? ओनली। ध्यान रखना, ओनली अ फ्यू बॉयज आर क्लर्क, इसका मतलब सम बॉयज आर क्लर्क, इसका मतलब सम बॉयज आर क्लर्क, इसका मतलब सम बॉयज आर क्लर्क, और क्या? सम बॉयज आर नॉट क्लर्क, सम बॉयज आर नॉट क्लर्क। यानी ओनली अ फ्यू केस है तो क्या होगा? सम बॉयज आर क्लर्क, सम बॉयज आर नॉट क्लर्क, सम बॉयज आर क्लर्क, सम बॉयज आर नॉट क्लर्क होगा। क्लियर है? नहीं। अब ओनली चेयर इज टेबल का मतलब क्या होगा? ऑल टेबल इज चेयर। ओनली चेयर इज टेबल का मतलब क्या होगा बाबू? ऑल टेबल इज चेयर होगा। एकदम क्लियर हो गया ओनली का केस में और ओनली का फ्यू केस। ओनली या फ्यू होगा तो सम में होगा और सम नॉट में होगा। सम बॉयज आर क्लर्क, सम बॉयज आर नॉट क्लर्क। क्लियर हिसाब है? अब ओनली का क्या होगा? ऑल टेबल इज चेयर होगा। और इनका ऑल का सम में, सम का सम में, नो का नो में और सम नॉट में, सम नॉट का नहीं सर नहीं होता है। एकदम क्लियर कट हिसाब है ना। तो ये दिमाग में रहेगा बाबू। यानी यदि कंक्लूजन में किसी स्टेटमेंट का कन्वर्जन दिया हुआ है तो आपका क्या होता है? सही होता है, करेक्ट होता है, जो आपको एकदम समझ में ये बात आ गई होगी, है ना। अब बात हम थोड़ा सा और इसमें कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या इसमें नहीं। क्या बात करना चाहते हैं हम आपसे? ये बात करना चाहते हैं क्योंकि अभी से ही पूर्णतः तैयारी करके चले। क्या तैयारी करके चले? तो यदि हमारा स्टेटमेंट नहीं, अब अभी से क्लियर आपको मैं कराता हूँ। क्या मैं क्लियर करने जा रहा हूँ? तो ये देखिए, कहने का मतलब कि आप जब स्टेटमेंट कोई साइलों में लिखा जाता है, नहीं मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखा गया, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट में हो सकता है कि ऑल से रिलेटेड स्टेटमेंट हो, नहीं आपका सम से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया जाए, हो सकता है कि नो से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया गया, नहीं, या मान लीजिए कि ओनली आपका एक्स और वाई इन कुछ ओनली का भी केस दिया गया है। इसके बाद आप देखते हैं तो कंक्लूजन में देखिए तो यही ना ऑल के रूप में या सम के रूप में या सम नॉट के रूप में या आपका सम के रूप में कंक्लूजन या कोई पॉसिबिलिटी के रूप में कंक्लूजन या आपका आइदर और के रूप में कंक्लूजन, इसी में से कोई दिया जाता है। समझने की चीज़ है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। स्टेटमेंट यही इसी में से कोई देगा, ऑल का केस देगा, सम का केस देगा, नो का केस देगा, ओनली का केस देगा, ओनली फ्यू का केस देगा, यही रहता है। लेकिन जब कंक्लूजन में जाते हैं तो इसी फॉर्मेट में ना कंक्लूजन मिलता है, नहीं ऑल एक्स आर वाई या ऑल एक्स आर पॉसिबली एक्स वाई, यस डेफिनेटली देगा या पॉसिबिलिटी देगा या कैन के रूप में देगा या मे के रूप में देगा, नहीं कंक्लूजन तो इसी में आता है ना। जो जिस फॉर्मेट में आप स्टेटमेंट लिखे उसी फॉर्मेट पर क्या दिया जाता है? कंक्लूजन दिया जाता है। तो एक सिंपल कंक्लूजन दे दिया गया या उसमें पॉसिबिलिटी लगा करके या आइदर और का केस क्रिएट करके दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं इन 6 स्टेटमेंट के बारे में परफेक्ट रूप से स्टडी अगर मैं कर लूँ, नहीं कि इनका क्या क्या एक्चुअल मीनिंग होता है, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? कंक्लूजन को समझने में और निकालने में। कंक्लूजन तो एक प्रोसेस है।
कंक्लूजन क्या है? प्रोसेस है दो अलग अलग व्यक्तियों को मिलाने का। अब मिलाने के बाद जो कंक्लूजन आता है, जो निष्कर्ष आता है, जिसको हम लोग कंक्लूजन कहते हैं, यानी जब दो हम अलग अलग व्यक्ति जो डिफरेंट फॉर्मेट में है, उनको जब हम मैच करते हैं तो उनसे निकला हुआ ही फॉर्मेट हमारा कंक्लूजन कहलाता है। नहीं, लेकिन फिर वही बात कि जब अलग अलग फॉर्मेट से मिलाएंगे तो कंक्लूजन तो इसी रूप में आएगा जी, ऑल के रूप में, सम के रूप में, नो के रूप में, सम नॉट के रूप में, ओनली के रूप में, या ओनली फ्यू के रूप में, नहीं, या पॉसिबिलिटी के रूप में, या कैन के रूप में, या मे के रूप में, या इधर, यही ना आता है। तो हम क्यों ना इन 6 स्टेटमेंट के बारे में प्यार से समझ जाएं। उसका एक कड़ी हमने समझा, क्या एक पार्ट हमने समझा कि उसका कन्वर्जन। नहीं तो ऑल का सम में दिया है, टिक मारो, जैसे ऑल में दिया है यहाँ उसी का सम में, जैसे ऑल एक्स और वाई, यहाँ दिया सम एक्स, सम वाई और एक्स, सही है ना। अब सम में दिया है तो सम का कन्वर्जन सम में, नो का दिया है तो नो सम नोट में, और सम नोट का नहीं होता है, ओनली का ऑल में होता है, ओनली फ्यू का सम में भी होता है और सम नोट में। ये तो फर्स्ट पार्ट समझ गए। इसके अलावा सर ये तो सिंपल हो गया सर, इसकी पॉसिबिलिटी हम समझ लें तो मज़ा आ जाए। नहीं कि सर ऑल की पॉसिबिलिटी क्या बनती है? अरे ऑल स्टेटमेंट होगा या किसी दो के रूप में कंक्लूजन ऑल के रूप में आएगा, यही ना होगा जी। मान लीजिए दो ऑल का स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन ऑल में आएगा या सम में आएगा, नहीं, या एक पॉजिटिव निगेटिव कंपेयर करेंगे, ऑल नो को करेंगे तो निगेटिव में कंक्लूजन आएगा, तो कंक्लूजन भैया यही ना नो के रूप में आएगा, चाहे सम नॉट के रूप में आएगा, और तो किसी रूप में नहीं आएगा। एक पॉजिटिव निगेटिव ऑलवेज निगेटिव होता है। नहीं, आप ऑल सम को कंपेयर करोगे तो या तो कंक्लूजन आएगा या नहीं आएगा, नहीं, और आएगा तो या तो सम के रूप में आएगा या ऑल के, जिस रूप में आए, नहीं आएगा तो इसी रूप में। अब उसमें उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ये अगर सीख जाएं तो फिर आपको बीमारी जो है सो वो दूर हो जाए। नहीं तो हम उस पर अब आपको जा रहे हैं हम काम करने, अब बिल्कुल उस पर थोड़ा ध्यान लगाइएगा तो कहीं आपको दिक्कत हम नहीं होने देंगे। अब चलो बाबू, यहाँ पे हमने कन्वर्जन को समझ लिया, नहीं कि कन्वर्जन क्या है और कैसे कन्वर्जन हम निकालते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं कि ऑल के बारे में, तो एकदम दिमाग में सेट कर लो, यदि ये स्टेटमेंट आपका ऑल के रूप में है, ध्यान रखो बाबू, स्टेटमेंट किस रूप में है? ऑल के रूप में है, या किसी दो स्टेटमेंट से निकालने के बाद कंक्लूजन भी आ सकता है ऑल के रूप में, नहीं, स्टेटमेंट ऑल के रूप में हो सकता है, या किसी दो ऑल को मिलाने के बाद हमें कंक्लूजन ऑल के रूप में आए। तो यदि ऑल के रूप में स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो तो ध्यान रखना इसका अपना कोई पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनता है, ध्यान रखना। यानी यही ना होगा, या तो ऑल पेन्स आर बुक स्टेटमेंट होगा या ऑल पेन्स आर बुक कंक्लूजन होगा। तो अब ये नहीं कह सकते कि ऑल बुक्स आर पॉसिबली पेन या ऑल पेन्स आर पॉसिबली बुक या ऑल बुक कैन बी या मे बी पेन, ये नहीं कह सकते। नहीं, कारण है कि ऑल पेन्स आर बुक यानी सभी पेन बुक हैं, डेफिनेटली है, इसलिए आप ऑल बुक, हाँ ये कह सकते हो कि ऑल बुक में बी इक्वल टू पेन, तुम ये कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अब देखो ऐसे समझाने के लिए हमको मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। नहीं कि मान लीजिए ऑल पेंसर बुक, नहीं तो ये मान लीजिए पेन ये बुक है आपका, नहीं मैं समझाने के लिए आ रहा हूँ, तो पेन की औकात इतना ही तक होगी, इससे ज़्यादा औकात नहीं हो सकती। तो इसके वॉल्यूम के इक्वल हो सकता है, इसके हम बराबर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ओवरलैप कर जाएंगे। जब ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या होगा, स्टेटमेंट वहाँ फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, सो ये दिमाग में सेट करो कि यदि ऑल के रूप में स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो, उसकी अपनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एकदम क्लियर कट हिसाब समझो, ठीक है। अब बात करते हैं, तो हाँ अक्सर ये हो सकता है कि इक्वल हो जाए। क्या इक्वल हो जाए? ऑल बुक्स आर मे बी इक्वल टू पेन, मे बी इक्वल टू नहीं कह सकते डायरेक्ट, मे बी इक्वल टू पेन, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते ऑल बुक्स आर पॉसिबली पेन, बिल्कुल गलत। नहीं, कुछ लोग इसको भी सही मार देते हैं, पता नहीं भांग पी के पढ़ाते हैं क्या, जो भी है आगे बात करते हैं बाबू। हम सेकंड में आते हैं। नहीं, हम ले लिए स्टेटमेंट, चाहे वो सम के रूप में हो, नहीं, या वो कंक्लूजन के रूप में आ सकता है। स्टेटमेंट
किसी दो स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे तो जैसे ऑल कंपेयर किया हो सकता है सम में आ जाए, या ऑल सम का कंपेयर किए तो सम में कंक्लूजन आए, तो सम में कंक्लूजन भी हो सकता है या वो स्टेटमेंट भी हो सकता है। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी दो बनती है, नहीं, एक सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की ओर और एक प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की ओर, दोनों तरफ आपका पॉसिबिलिटी किस में बनता है? ऑल में। बात ध्यान रखना बाबू, है ना। जैसे कहने का मतलब आपका स्टेटमेंट है सम पेज इज पेपर, ठीक है, या कंक्लूजन होगा सम पेज इज पेपर, तो सर इसकी अगर कंक्लूजन लिखा गया है ऑल पेपर इज पॉसिबली पेज, या ऑल पेपर मे बी पेज, या ऑल पेपर कैन बी पेज, बिल्कुल सही, या ऑल पेज कैन बी पेपर, या ऑल पेज बीइंग पॉसिबली पेपर, तो क्या होगा? सही होगा। यानी सब्जेक्ट से प्रेडिकेट का मतलब क्या? पेज पेपर, यानी सभी पेज का ऑल पेपर और बीइंग पॉसिबली पेज, नहीं, या ऑल पेज बीइंग पॉसिबली पेपर, इन दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी किस में बनेगी? ऑल में। एकदम डेफिनेटली सीधे मारो, बात सही है। तीसरी सेंटेंस हमने ले लिया क्या? नो के बारे में। तो भैया पहले ही कह रहा है कि नो नो नो, यानी हम आपके हैं कौन? यानी हमारा कोई रिश्ता आपस में नहीं होगा, ध्यान रखो। यानी नो वुड इज प्लांट, तो सीधा मतलब वुड और प्लांट में कोई संभावना तराश ही नहीं सकते हो। इसका मतलब है कि नो के रूप में चाहे स्टेटमेंट हो चाहे कंक्लूजन हो, उसका नो पॉसिबिलिटी। क्या बाबू? नो पॉसिबिलिटी, यानी इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता। हाँ सर, तो एक तो उपाय हो सकता है ना, निगेटिव में पॉसिबिलिटी हम व्यक्त कर सकते हैं, पॉजिटिव में हम पॉसिबिलिटी नहीं व्यक्त कर सकते, लेकिन निगेटिव में तो व्यक्त कर सकते हैं ना कि ऑल वुड्स आर बीइंग नॉट पॉसिबली प्लांट, या ऑल प्लांट्स बीइंग नॉट पॉसिबली वुड, या ऑल प्लांट्स कैन, हाँ एक चीज तो कर सकते हो ना। इसके लिए आप यूज क्या कर सकते हो? कैन नेवर बी यूज कर सकते हो, है ना, कि ऑल वुड कैन नेवर बी प्लांट, बिल्कुल सही होगा, या ऑल प्लांट कैन नेवर बी वुड, वो सही हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी नो का पॉजिटिव में पॉसिबिलिटी नहीं बनाना, नहीं होता है, क्योंकि पहले कह दिया कि नो वुड इज प्लांट, यानी प्लांट और वुड का कोई आपस में संबंध नहीं है, तो उसको निगेटिव में कह देंगे कि ऑल वुड कैन नेवर बी प्लांट, यानी कभी सभी वुड प्लांट नहीं हो सकते, या प्लांट से वुड की ओर नहीं हो सकता। क्लियर कट हिसाब किताब है, ठीक है। हम आते हैं चौथे सेंटेंस पे बात करते हैं। एकदम देखो, अगर ये चीज़ समझ गए तो मेरा विश्वास है कि आपको कंक्लूजन आसान हो जाएगा, साइलो बनाना आसान हो जाएगा। हम आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, सम ट्रीज आर नॉट अर्थ, यानी ये हमारा सम नॉट का केस है, तो सम नॉट या तो स्टेटमेंट होगा या हमारा क्या होगा? कंक्लूजन के रूप में आएगा। अब सम नॉट है तो सम नॉट में पहला पद सब्जेक्ट होता है और सेकंड पद क्या होता है? प्रेडिकेट, यानी ट्रीज और अर्थ ये सब्जेक्ट हुआ या प्रेडिकेट हुआ? तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट गौर से समझने वाली चीज़ है। कहता है कि सम ट्रीज आर नॉट अर्थ, ये डेफिनेटली हो गया कि सम ट्रीज आर नॉट अर्थ, यानी कुछ ट्री अर्थ नहीं है, ये कह रहा है। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की ओर पॉसिबिलिटी ऑल में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? क्यों सर? कह दिया ना कि सम नॉट, यानी कुछ नहीं है। हाँ सर, प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की ओर पॉसिबिलिटी ऑल में क्या होगा? सही होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लो, एकदम प्योर तरीके से, ठीक है। सम नॉट है, सम ट्रीज आर नॉट अर्थ, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ट्री अर्थ नहीं है, इसलिए ऑल ट्रीज आर पॉसिबली अर्थ देता है कंक्लूजन में, गलत कर देना, काट देना। इसे मैंने लिखा है सब्जेक्ट से आपका प्रेडिकेट की ओर ऑल में पॉसिबिलिटी नहीं होगा। कहाँ से होगा? प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की ओर पॉसिबिलिटी ऑल में होगा। एकदम दिमाग में सेट करो, क्लियर है? ठीक है। हाँ, इधर से सम में जा सकते हो, इधर से सम में पॉसिबिलिटी आराम से व्यक्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से क्या होगा? ऑल में ना होकर के इधर से क्या होगा? सम में होगा, ऑल में नहीं होगा। एकदम क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हमने 4 स्टेटमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, वो चाहे स्टेटमेंट के रूप में हो या कंक्लूजन के रूप में, उनकी अपनी क्या पॉसिबिलिटियां बन सकती है। क्लियर? अब हम आते हैं आपका इन 2 स्पेशल केस पर। काफ़ी मज़ेदार स्पेशल केस है। कहता है कि ओनली का केस है ना, इसको हम कैसे दिखाएं, इसको दिमाग में कैसे सेट कर। देखो, दिमाग में सेट करते हैं, कभी भूलने वाला तुम्हारा
कभी नहीं भूल सकते हो, ऐसा कंसेप्ट हम आपको प्रयास कर रहे हैं बताने की। मानिए कहते हैं कि ओनली आपका, हाँ ठीक है, ओनली आपका यहाँ लिखते हैं, ठीक, ओनली रवि इज, मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पे कौन, आपका ध्यान रखो नूतन लिख दिए, तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ओनली रवि इज नूतन, ओनली रवि इज नूतन। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑल नूतन इज रवि। अब इसको ऐसे डिफाइन करो तब मजा आएगा। दोनों लिखे तो इसको, इज को हम हटा दिए यहाँ पे, इन दोनों को पति पत्नी का दर्जा दे दो। ओनली का कैसे, ओनली रवि इज नूतन, या ओनली एक्स और इज नूतन, या ऑल ओनली चेयर इज टेबल, व्हाटएवर। तो यहाँ जो व्यक्ति है उसको वाइफ कर दो, इसको हस्बैंड कर दो, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये कहता है कि रवि कि तुम केवल मेरी हो, ध्यान रखो कि तुम केवल मेरी हो, तुम पर किसी और का कोई जोर, कोई अधिकार नहीं बनता है। एकदम दिमाग में सेट करो। इसका मतलब ये हुआ कि नूतन सिर्फ किसकी है, रवि की है। यानी नूतन किसी और के साथ किसी भी प्रकार की पॉजिटिव में, या वो डेफिनेटली के रूप में, या वो पॉसिबिलिटी के रूप में वो रिलेशन शो अप नहीं कर सकती है। सीधे दिमाग में उठाओ कि ओनली रवि इज नूतन, इसका मतलब कि ऑल नूतन इज रवि। इसका मतलब है कि इस नूतन पे केवल रवि का अधिकार है। यानी यह नूतन नामक जो महिला है या लड़की है, जोरी है, सॉरी किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, नहीं, यह जो महिला है या यह व्यक्ति है, वह किसी व्यक्ति से कोई संबंध किसके अलावा, रवि के अलावा, वो आइदर वो पॉजिटिव हो या पॉजिटिव में आइदर नहीं, वो पॉजिटिव में किसी के साथ वो रिलेशन, यानी किस रूप में, चाहे वो डेफिनेटली के रूप में या वो पॉसिबिलिटी के रूप में वो व्यक्त नहीं कर सकती है। नहीं, यानी वो पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में वो व्यक्त आपका नहीं कर सकती। ध्यान रखो बाबू, नूतन किसी के साथ पॉजिटिव के रूप में, वो डेफिनेटली या पॉसिबिलिटी के केस में नहीं हो सकती। हाँ, तो क्या हो सकता है सर, तब तो नेगेटिव में सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यानी नूतन किसी के साथ नेगेटिव के रूप में अगर रिलेशन दिखा रही है तो वो 100% सत्य होगा। यानी कहने का मतलब, इसको एक सेकंड में समझते हैं हम। कहता है कि ओनली एक्स आर वाई, अब फिर कहता है कि यहाँ पे मान लिया जाए नहीं, ऑल वाई आर टी। अब इन दोनों से हम देखें, है ना, तो अब क्या एक्स और टी में संबंध, हालांकि सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं ये ऑल एक्स, नहीं ऑल एक्स आर, क्योंकि समझाना हमको किसी और चीज़ को नहीं, ओनली एक्स और वाई और ऑल एक्स और वाई। तो ये जैसे ओनली आया, इस वाई को घेर देना, वाई को क्या कर देना, डार्क कर देना या कुछ बोल्ड कर देना। अभी मैंने समझाया कि वाई यानी नूतन का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर संबंध दिख रहा है पॉजिटिव में, जैसे लिख दिया कि ऑल या सम वाई आर टी या टी आर वाई, सीधे काट देना, क्या कर देना, सीधे क्रॉस कर देना। क्योंकि ओनली एक्स और वाई मतलब वाई पे सिर्फ एक्स का अधिकार है, वाई टी के साथ, वाई जे के साथ, वाई पी, यानी वाई किसी भी अदर के साथ कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं दिखाएगी। और यदि वही चीज लिख दे कि नो वाई टी, मतलब वाई का टी से नहीं रिलेशन है, तो आपका क्या होगा, सही। यानी कहने का मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो नूतन कह दी कि भैया मैं रवि को नहीं जानती, मैं किसी टुन किसी रेखा किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं जानती, तो रवि क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। क्यों, चलो भाई हमारे पत्नी का किसी के साथ पॉजिटिव संबंध नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसे समझा जाए तो शायद याद रहे, हमेशा ध्यान रहे कि यदि ओनली रवि नूतन, इसका मतलब है नूतन का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यदि नो के रूप में रिलेशन दिया गया है तो वो सही होगा, या यदि ऑल और सम में दिया गया है तो क्या होगा, गलत होगा।
ऑल समय दिएगा तो क्या होगा, गलत होगा। ऑल समय देगा तो क्या होगा, गलत। बस समझ में आ गई। यानी दिया हुआ है ओनली चेयर इज टेबल, इसका मतलब टेबल का संबंध किसी दूसरे के साथ, यानी बॉय के साथ, कलर के साथ, अर्थ के साथ, प्लांट के साथ, पेपर के साथ, किसी के साथ भी नेगेटिव में दिया हुआ है नो में, तो वो सही होगा। यानी पॉजिटिव में दिएगा सीधे गलत, चाहे वो पॉसिबिलिटी में हो चाहे वो डेफिनेटिव में। बात ध्यान रखो, ऐसे सर कि सर पॉसिबिलिटी में हो सकता है, नहीं, बिल्कुल गलत। किसी भी प्रकार का ये वाई किसी के साथ पॉजिटिव में डेफिनेटली या पॉसिबिलिटी के केस में वो रिलेशन शो अप नहीं करेगी, सीधे किस में, नेगेटिव में देगा, सही है। हाँ भाई मैं उनको नहीं जानती, कौन खुश हो जाएगा, रवि खुश हो जाएगा कि मेरी पत्नी का किसी के साथ कोई चक्कर उक्कर नहीं है। बात समझ में आया। तो इसको खुश रखना है ना जी, किसको दुखी करना है ना, ये समय चलता है ना, एना ना चल बे दादा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओनली फ्यू के बारे में। नहीं, अब देखो इसके साथ सर इसमें कुछ और बातें हो सकती थी। क्या, रवि का पूर्णतः अधिकार नूतन पे है, यानी नूतन किसी के साथ नो, रवि हो सकता है। बात सुना यार, तुम केवल मेरी हो, अब मैं कहीं, बात समझ है ना, मैं कहीं, लेकिन ये भी थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, बड़ी मजेदार चीज़ है बाबू, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इसको फिर से समझोगे एकदम मजा आ जाएगा। देखो कैसे, कहने का मतलब कि ओनली रवि इज नूतन या ओनली एक्स वाई, इसका मतलब है कि इस नूतन पर 100% अधिकार किसका है, रवि का। तो रवि भी किसी के साथ 100% लॉयल नहीं हो सकता, यानी रवि किसी के साथ ऑल के रूप में नहीं जा सकता। क्यों, जैसे रवि ऑल में जाएगा उसकी पत्नी भी साथ साथ चलेगी। बात समझ में आया, उसकी पत्नी भी साथ साथ, तो इसका मतलब है कि जैसे किसी के साथ 100% होइएगा, नूतन भी उसी के साथ हो जाएगी। बात समझो, इसलिए रवि ऑल के रूप में कभी भी रिलेशन नहीं देगा, संभावना भी नहीं देगा। हाँ, ये दे सकता है किसमें, सम के रूप में दे सकता है ना। क्यों सर, कि रवि ऑल में क्यों देगा, अरे पता है ना कि सभी नूतन रवि में समाई हुई है, यानी जितनी नूतन यहाँ पे, ये नूतन एक जो है ये पूरे रवि में समाई हुई है। नहीं तो जब नूतन रवि में समाएगी तो जैसे ही रवि किसी के साथ ऑल में जाएगा तो नूतन भी साथ में चल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नूतन का संबंध किसी दूसरे के साथ भी हो जाएगा। और जो रवि को गंवारा है, जैसा कि हमारे पुरुष प्रधान देश में ही नहीं होता है कि पत्नियां हमारी हाय पत्नी, अब पतिदेव कहीं और नहीं, जय हो, मतलब हम ये बात करें, सबकी बात में नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं इस प्रदेश में, ऐसा कोई बात नहीं है। तो रवि बाबू, बस एक सेकेंड में, रवि सम का रिलेशन दे सकता है, ऑल के रूप में रिलेशन नहीं देगा। और नूतन किसी के साथ सिर्फ नेगेटिव रिलेशन देगी, वही सही होगा, पॉजिटिव में रिलेशन सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि, मुझे विश्वास है कि शायद ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा हम और बढ़ते हैं आगे, जब क्वेश्चन पर हम चलेंगे ना तो और इसमें हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बातें समझ में आपको आ जाएगी। थोड़ा सा हम बात और करते हैं, क्या बात करते हैं, एक लास्ट स्टेटमेंट, नहीं कि ओनली अ फ्यू बॉयज आर कलर। सर ये ओनली अ फ्यू बॉय का क्या माजरा है, ओनली अ फ्यू, हम बॉयज को मारो गोली एक्स आर वाई लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ओनली अ फ्यू एक्स आर वाई, तो ये डेफिनेटली है कि सम एक्स आर वाई और साथ में लगा हुआ है सम एक्स आर नॉट वाई। सर ये तो हम जानते हैं, अभी तो आपने बताया सर, ये तो सही है। सर पॉसिबिलिटी में इसकी क्या बातें हैं, पॉसिबिलिटी में क्या सही होगा ये सीखना है हमको। हाँ बिल्कुल सीखो, बताते हैं। तो ये भी बिहेव करता है कैसे, अभी जो आपको मैंने बताया था, किसका बाबू, सम नॉट जैसा बिहेव करता है, क्योंकि केस ओनली फ्यू सम नॉट का ही है, क्योंकि ये कह दिया ना कि ओनली अ फ्यू एक्स, डेफिनेटली है कि कुछ एक्स 100% वाई नहीं है, यानी ओनली सम एक्स आर वाई होगा 100%। इसलिए एक्स से वाई की ओर पॉसिबिलिटी आपका किस में, ऑल में गलत होगा। नहीं, ये कहता है कि एक्स, मैं तुम्हारे साथ केवल कुछ ही लॉयल हूं, मैं तुम्हारे साथ 100% रॉयल नहीं हूं, यानी मेरा चक्कर कहीं और भी चल सकता है।
नहीं, यानी ये एक्स किसी के साथ ऑल में जा सकता है, लेकिन तुम मेरे साथ ऑल में आ सकती हो। केवल अ फ्यू एक्स और वाई समझ जाते हैं, केवल ओनली अ फ्यू एक्स और वाई का मतलब है कि ऑल एक्स कैन बी वाई, गलत। क्यों? क्योंकि ओनली अ फ्यू है। ऑल वाई कैन बी एक्स, ये सही। ऑल वाई कैन बी एक्स, ये सही। ऑल वाई कैन बी एक्स, ये सही। ऑल एक्स कैन बी वाई, गलत। ऑल एक्स आर पॉसिबली वाई, गलत होगा। यानी एक्स से वाई की ओर पॉसिबिलिटी ऑल में नहीं होगा, नहीं होगा। वाई से एक्स की ओर पॉसिबिलिटी ऑल में होता है। तो हमने आपको अभी 6 स्टेटमेंट के बारे में बताया कि यदि ऑल के रूप में स्टेटमेंट कंक्लूजन तो पॉसिबिलिटी उसका नहीं होता है। सम के रूप में हो तो दोनों तरफ से सब्जेक्ट से प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट ऑल में पॉसिबिलिटी होता है, सम में नहीं। ध्यान रखना बाबू, सम का पॉसिबिलिटी सम में नहीं होता, क्योंकि खुद सम में है। सम एक्स आर वाई, तो क्या सम एक्स आर नॉट वाई, सम एक्स आर पॉसिबली वाई कहेंगे? गलत, नहीं कर सकते, क्योंकि सम में तो खुद है ना जी। इसलिए पॉसिबिलिटी किसमें व्यक्त की जाती है? ऑल में। क्लियर? नो की पॉसिबिलिटी अपना नहीं होता है, इसलिए नो की पॉसिबिलिटी किस में होगी? कैन नेवर बी में, या निगेटिव में होगा? नहीं, कैन नेवर, ऑल एक्स आर बिंग नॉट पॉसिबली वाई, ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि पॉसिबल पॉजिटिव में नहीं, नो पॉसिबिलिटी लिखा मैंने। और सम नॉट और ओनली फ्यू का केस ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। सब्जेक्ट से प्रेडिकेट सम में जा सकता है, ऑल में पॉसिबिलिटी नहीं। प्रेडिकेट से सब्जेक्ट में ऑल में केस होता है। क्लियर है? और वैसे ही मैंने अभी ओनली फ्यू का केस वही होता है, सम नॉट वाला। अब ओनली के बारे में मैंने बताया कि ओनली, कुछ भी एक सेकेंड में बस हम खत्म करते हैं उसको, कि कहता है कि ओनली टी आर जेड, इसका मतलब ये जेड को घेर दीजिएगा, यानी जेड किसी के साथ निगेटिव में रिलेशन शो करेगी तो वो सही होगा, यदि वो पॉजिटिव में रिलेशन दे रही है तो क्या होगा? गलत होगा। साथ में एक और चीज सीख लीजिएगा कि ये टी, क्योंकि जेड इसके साथ 100% प्रोबाइल है, क्योंकि वन ही लगा हुआ है, तो यह टी ऑल में कहीं नहीं जाएगा। जब ये जाएगा भी तो किस में जाएगा? सिर्फ सम में जा सकता है, ऑल में नहीं जा सकता। ऑल में नहीं कारण मैंने बताया कि जैसे ऑल जाएगा, जेड इसमें है, जेड भी साथ में हो जाएगी, तो जेड का भी रिलेशन उस व्यक्ति के साथ कंफर्म हो जाएगा, इसलिए जेड किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकती, इसलिए टी भी किसी के साथ नहीं जा सकता 100%। सवाल ये है कि एक बीवी रखे हो और दूसरे के साथ 100% लॉयल कैसे हो सकते हो? पॉसिबिलिटी है नहीं ना जी? कैसे एक बीवी रखेंगे, दूसरा बीवी रख लेते 100%, तो मार्केट होगा कि नहीं? दोनों बीवी में मार्केट हो जाएगा नहीं, इसलिए साइलो भी उसी पर चल रहा है आजकल। ध्यान रखो बाबू कि भाई इसके साथ लॉयल रहो तुम, हाँ ठीक है, नहीं तुम्हारा आदत जो खराब है, नहीं हड्डी खाने का नहीं, तो ही बात है, तो कुछ कहो पूरा नहीं। बात समझ में है ना? हाँ, तो ये समझ लो टी जाएगा सम में, टी ऑल में नहीं जाएगा। बात समझ में आया? एकदम क्लियर कट होने के नहीं। अब मुझे लगता है कि शायद क्लियर हो गया होगा, इसलिए टेंशन मत दीजिए। तो मैंने आपको ये चीज़ें सिखा दिया क्या कि एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट को हम कितने रूपों से हम उसको कंक्लूजन में दे सकते हैं। एक सिंपल कन्वर्जन के रूप में, और एक हम उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैंने वो चीज़ आपको 2 टर्म सीखा। अब एक लास्ट टर्म बचा, इसमें हमको सीखना क्या है? कंक्लूजन। बस 2 मिनट में कंक्लूजन आप सीखिएगा, कैसे नहीं सीखिएगा? नहीं, देखते हैं, प्रयास करते हैं, और कहीं दिक्कत है बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, नहीं और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी से लाभान्वित हों। हम सब जानते हैं कि आप सब का रिजल्ट अभी एनटीपीसी है या बैंकिंग का एग्ज़ाम 2022 में आने वाला है, कैलेंडर जारी है, तो हम उस पर थोड़ा सा काम करें। अब हम बात करते हैं आपको कि कैसे हम कंक्लूजन को निकालेंगे। नहीं, हाउ टू विड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम एनी 2 और 3 और 4 स्टेटमेंट। किसी भी 2 स्टेटमेंट से या 3 स्टेटमेंट से या 4 स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन कैसे विड्रॉ करें, ये सीखना है। तो कंक्लूजन का कोई बहुत बड़ी हाथी घोड़ा चीज़ नहीं है कि जिसको हम नहीं सीख सकते। तो कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन विड्रॉ करने के लिए कुछ बातें हैं जो समझनी है ना? तो क्या बातें समझनी है? तो जो हमारा ऑल का जो स्टेटमेंट होता है ना, जो हमारा क्या होता है? ऑल का स्टेटमेंट, बस और कुछ नहीं, बस 1 मिनट में आपका हम समझाते हैं इसको। ऑल का जो स्टेटमेंट होता है, ये होता है आपका 100%, और प्रेडिकेट होता है 50%। ये मैं इसलिए समझ क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग में आ जाएगा, नहीं वो जलेबी बुनिया से तो अच्छा है ना।
सम का है, सम का दोनों टर्म कितना होता है 50 होता है, नो का दोनों टर्म 100 होता है, और सम नॉट का 50 और 100 होता है, और ओनली का ये 50 होता है, ये 100 होता है, और ओनली अ फ्यू का ये 50 होता है, ये कितना होता है, ये भी आपका 50 होता है। सम ओनली फ्यू ये 50 भी होता है, ये कितना होता है 100 भी, क्योंकि निगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है ना, क्योंकि सम बॉयज आर क्लर्क तो 50-50, और सम नॉट होगा तो 50-100 होगा नहीं, तो ये अपने आप में दोनों कंसिडर कर चलता है। सर ये 50-100 लिखा हमने समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। कारण क्या होता है ना, ये समझने के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ताकि हम एक मैथमेटिकल टर्म डाल दें, ताकि किसी क्वेश्चन को बनाने में हमें आसानी हो कि भाई ये 150 क्या है। तो नाम है 50 का मतलब हम राजी नहीं हैं, बस समझ में रहा, क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट है, तो दोनों को मिलाने के लिए हम दोनों के कुछ कॉमन होंगे, शेयरिंग होंगे, हमारी बात उनकी बात मानी जाएगी, तब तो हम निष्कर्ष पे आएंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं शादी वगैरह में होता है नहीं जी, अगुआ होता है, लड़की पक्ष लड़का पक्ष, तो लड़की पक्ष जब जाता है नहीं तो डायरेक्ट तो लड़का के यहाँ जाता नहीं है, क्या करता है उस गांव में खोजता है कौन मीडिएटर है, मीडिएटर मैंने बीच वाला है, अब उसके पास जाता है, कहता है कि भैया ऐसा कि मुझे मेरी अपनी डॉटर की शादी करनी है, नहीं मैं इतना तक दे सकता हूँ समथिंग वगैरह, आप थोड़ा सा उनसे बात कीजिए। डायरेक्ट लड़की वाले नहीं जाते हैं, नहीं जो रीजन हो ये सदियों से चला रहा पर था, तो वो जाते हैं तो वहाँ गप होती है भाई। अब लड़का वाला का क्या राय है, लड़का वाला क्या डिमांड है, नहीं अब लड़का मानिए सरकारी जॉब में है तो फिर तो हो गया बात, नहीं फॉर्च्यूनर से कम बातें नहीं करेगा, नहीं 2 कट्ठा पटना में ज़मीनों चाहिए, नहीं और लड़कियों सुंदर चाहिए, मैंने इतना सारा गुण की मत पूछी है ना, भले अपने जो भी हो, नहीं भले 4 फुट हाइट हो, नहीं भले एकदम रंग रूप जो भी हो, नहीं घर पे भले अथी ना हो, क्या कहते हैं फूस का मकान हो, लेकिन हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, जनरेटर चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, पता ना जनरेटर का तेल कहाँ से आएगा, नहीं एक बार तो बेटी यहाँ दे देगा नहीं, और उसके बाद जनरेटर का तेल कहाँ से आएगा जी, नहीं तो वो भी तो चाहिए ना जी, खाली जनरेटर चाहिए, एसी चाहिए, चलाना कथी से है। खैर मैंने बात कहा सर कैसे सर कमाएंगे तो नहीं कहेंगे, हाँ बात सही है बाबू कोई बात नहीं, रजिस्ट्री कराए हो ना बेटी वाला के यहाँ। खैर तो कहने का मतलब क्या है बाबू, नहीं तो हमको भी यहाँ से आ गया कि जब हम किसी 2 अलग अलग स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालने जाते हैं तो उसमें एक मीडिएटर होता है, जैसे मैंने कहा शादी ब्याह में, तो वो मीडिएटर का काम क्या है बाबू, अगुआ जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण इलाकों में, अगुआ वो काम करता है कि बेटी वाले का डिमांड और बेटा वाले का, नहीं बेटी वाले का डिमांड मतलब क्या वो दे सकता है, ये बेटा में क्या चाहिए, कितना ज़मीन होना चाहिए, कितना नौकरी होना चाहिए, क्या चाहिए, और लड़की वाले का क्या डिमांड, तो ये दोनों पक्षों को मिलाने का काम करता है मीडिएटर, जिसको हम लोग अगुआ कहते हैं। तो साइलम में भी मीडिएटर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन टर्म या मिडिल टर्म कहते हैं, और वो क्या करता है कि बात करता है लड़की वाले से कि देखो भाई लड़के का ये डिमांड है, और लड़की वाले का बात लड़के वाले से कहता है। अब दोनों पक्ष नहीं, या तो दोनों पक्ष राजी हो जाएं तब निष्कर्ष शादी के रूप में होता है, बस समझ में आया, दोनों पक्ष या तो दोनों पक्ष राजी हो जाए तो निष्कर्ष निकलता है, या कोई एक पक्ष पूरी तरह से झुक जाए, नहीं वो लड़के वाले ने कहा कि हमको फलना चीज़ चाहिए, अब भाई इनको लड़की की शादी करना पैसा ला पार्टी है, नहीं एकदम नहीं ब्लैक मनी, नहीं 15 लाख सॉरी नहीं हर जब भी है मैंने पैसा ला कर रखा हुआ है, नहीं अब वो चीज़ें तो इसको कोई बात नहीं ना, थोड़ा हो जाता है कभी। तो कहने का मतलब है कि अगर लड़की वाले ने जो डिमांड किया, लड़की वाले ने पूरा दे दिया, तो एक पक्ष पूरा झुक गया, वो 100% होगा। एक व्यक्ति जैसे 100% हुआ तब भी शादी हो जाती है, नहीं या लड़के वाले ने जो मांगा तो लड़की ने दे दिया, या जो लड़की वाले ने खोजा लड़के ने जो दिया लड़का ने मान लिया, यानी कोई दोनों पक्ष मिल जाए तब भी शादी हो जाती है, या कोई एक पक्ष पूरी तरह से झुक जाए तो शादी हो जाती है, यही नहीं होता है। तो वही काम होता है अगुआ का। तो अगुआ क्या करता है, दोनों पक्ष से बात करता है, अब दोनों में से कोई एक, यानी यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी अगर 100 हो जाए तो कंक्लूजन हो जाए। और यदि अब 50-50 सर काहे लिखे हैं, तो 50-50 का कंडीशन ये होता है कि लड़की वाला भी तैयार नहीं है, अच्छा देखते हैं इतना पैसा कहाँ से देंगे, गरीब आदमी है, नहीं चाहे लड़की लाख गुणी हो, अच्छी हो, संस्कारी हो, जो भी हो, व्हाटएवर, लड़कियां होती हैं संस्कारी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब नहीं कि लड़के नहीं होते हैं, लड़के भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, नहीं। और
लड़के वाले भी भाई नहीं हमको इतना चाहिए, लड़के वाला दे नहीं रहा है, तो वो भी 50-50, ये भी 50-50 नहीं। तो जब कंडीशन दोनों 50-50 हो कॉमन टर्म का, तो इसका मतलब है कि शादी होने की संभावनाएं कम दिख रही है। अब देखो मैंने एक वर्ड यूज किया संभावना, तो जैसे 50-50 केस होगा तो पॉसिबिलिटी का केस होता है, यानी शादी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ध्यान रखना मैंने शब्द यूज किया, इसका आगे काम आएगा। यानी जैसे ही कॉमन टर्म, ध्यान रखना, अगर 50-50 हो तो या तो शादी हो सकती है या तो नहीं। देखो इधर केस नहीं बनता है, तो या तो होगी यानी पॉजिटिव में कंक्लूजन होगा, एक क्या होगा नेगेटिव में, तो वो केस रहता है आइदर और में। अब वही चीज जब 50-50 रहता है तो संभावित हो जाता है, यानी संबंध या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, यही ना चीज होता है। और जैसे ही दोनों में से कोई एक टर्म क्या हो जाए 100 हो जाए या दोनों 100 हो जाए तो बस हो गया। नहीं, शहनाई बजना शुरू हो जाता है, टिटिरी टिटिरी जो भी बजता है टिटिरी नहीं जी, और धूम धड़ाका बैज नाच डांस सब शुरू होता है। तो कब होता है? जब कोई एक टर्म भी 100 हो जाए या दोनों टर्म 100 हो जाए कॉमन टर्म का, तो वो आपका निष्कर्ष देता है ना। तो मैं दो चीज़ सिखाया, या तो जब दोनों कंडीशन 50-50 हो या दोनों 100 या कोई एक भी 100 हो, यानी कंक्लूजन के लिए मिनिमम एक टर्म का 100% होना जरूरी है, तभी कंक्लूजन डेफिनेटली आएगा ऑल के रूप में, सम के पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल सम नो सम नॉट के रूप में आएगा। अच्छा यदि नहीं है तो वो कंक्लूजन नहीं आएगा। कहाँ चला जाएगा वो? 50-50 हो तो आइदर केस में जाएगा या वो संभावना केस में जाएगा, पॉसिबिलिटी केस में जाएगा। नहीं तो हमने कहा कि सर कॉमन टर्म आप बात कर रहे हैं बार बार, क्या है कॉमन टर्म? तो जैसे कि कहा कि ऑल, मान लिया हम छोटे छोटे वर्ड लेते हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन जाए। ऑल एम आर मान ली दे दिएगा टी, फिर यहाँ दे दिया ऑल टी आर के। अब देखिए ऑल टी आर, अब इन दो स्टेटमेंट में हमें कॉमन टर्म पहचानना है। तो कॉमन टर्म का मतलब होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट में से कोई कॉमन। नहीं तो यहाँ कॉमन क्या है? टी कॉमन, यही सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होता है, ध्यान रखना। तो इसी को कहते हैं क्या? अगुआ या मिडिल टर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? मिडिल टर्म का। इसी दोनों में से कोई एक या दोनों को 100 होना है, यही अगुआ व्यक्ति है। नहीं, जब इसमें से कोई एक 100 होगा तभी एम के का मेल मिलाप होगा, और यदि ये दोनों 50 हो गए तो एम के में मेल मिलाप नहीं होगा, यानी या तो एम के साथ संबंध बनेगा या तो एम के साथ संबंध नहीं बनेगा, यही चीज़ें होती है। तो इसी को कहते हैं कि हम लोग कॉमन। तो ये कॉमन टर्म आपका प्रेडिकेट सब्जेक्ट भी हो सकता है या हम कोई स्टेटमेंट ले लें, जैसे कह दिया गया यहाँ पे आपका क्या, कोई भी ले ले। ऐसे कहा कि नो, निगेटिव लिख देते हैं, नो GRH, यहाँ लिख दिया गया ऑल GRP। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है? ये नो ऑल नहीं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में देखते हैं, है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट में कॉमन क्या है? जी कॉमन है ना। इसी को कहते हैं हम लोग मिडिल टर्म, यानी इसी दोनों में से, यानी है तो जी एक ही ना जी, यानी इसी में से कोई ए चाहे ये वाला अगर 100 हो जाए तो HP में रिलेशन बन जाए 100%, वही ऑल के रूप में, सम के रूप में, नो के रूप में, सम नॉट के रूप में। और यदि नहीं हो तो संबंध नहीं बनेगा। सर ये ऐसे, ये भी तो हो सकता है। नहीं अब कोई जरूरी थोड़ी है कि ये सब्जेक्ट ही कॉमन होगा, प्रेडिकेट सब्जेक्ट है ये भी कॉमन हो सकता है। नहीं, यानी कहने का मतलब यदि आ जाए कि सम HRD और फिर यहाँ दे दिया जाए ऑल आपका KRH। नहीं अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ गया? ये H कॉमन आ गया, नहीं H कॉमन आ गया, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या? मिडिल टर्म। इसी को कहते हैं हम लोग कॉमन टर्म, है ना। अब इसी दोनों में से कोई एक निकलेगा तभी हाँ कंक्लूजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैंने फिर बताया कि स्टेटमेंट जो दिया गया है उसी फॉर्मेट में हमें कंक्लूजन की भी प्राप्ति होती है। थोड़ा आप सीख लेते हैं क्या कि कंक्लूजन के बारे में, यदि दिया गया स्टेटमेंट, जैसे दोनों स्टेटमेंट है, अगर दिया गया स्टेटमेंट दोनों क्या हो? पॉजिटिव। जैसे ऑल का केस है, जब दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन मस्ट भी क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो किस रूप में होगा? या तो ऑल के रूप में होगा या तो आपका सम के रूप में होगा। नहीं यदि ये पहला कंडीशन। दूसरा कहता है यदि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा क्या हो? नेगेटिव। जैसे ये
नेगेटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे में कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो किस रूप में होगा, या तो नो के रूप में होगा या आपका सम नॉट के रूप में होगा, है ना। और यदि सर दिया गया स्टेटमेंट दोनों नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, तो ध्यान रहे नेगेटिव नेगेटिव कोई कंक्लूजन नहीं होता है, नेगेटिव नेगेटिव हो तो कोई कंक्लूजन नहीं होता है, यानी नो कंक्लूजन। बात ध्यान रखा, नेगेटिव नेगेटिव का कोई कंक्लूजन नहीं होता है। क्लियर के हिसाब देखिए। अब हम आते हैं कि सर ये तो चीज़ें हमने सीख लिया कि पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव नेगेटिव का कोई कंक्लूजन नहीं होता है। सर इससे कंक्लूजन क्या आएगा, समझते हैं थोड़ा सा। कुछ नहीं है क्वेश्चन, जैसे कि ऑल एम आर टी ऑल टी आर के दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कॉमन टर्म कौन सा है। तो कॉमन टर्म मिल गया, तो जैसे कॉमन टर्म मिलता है तो कहता है ना किसी कॉमन टर्म में से कोई एक भी क्या होना चाहिए, यानी मिनिमम, यानी आपका कॉमन टर्म का मिनिमम क्या, वन टर्म, ध्यान रखना बाबू, क्या होना चाहिए 100%, यानी कम से कम एक टर्म 100% होना चाहिए, तभी कंक्लूजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो मैंने अभी एक 150 की बात की थी, जैसे ये देखो बाबू ऑल है ना, तो ऑल है तो ऑल का ये सब्जेक्ट कितना बताया हमने 100, प्रेडिकेट कितना बताया 50, ये भी ऑल का है, ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 50 होगा। क्लियर कट हिसाब है। तो ये बताओ इन दोनों कॉमन टर्म में से कोई 100 है, हाँ सर है, नहीं कॉमन टर्म में से 100 देखना है, ये 50 100 है। तो जैसे ही मैंने कहा कि कॉमन टर्म में से कोई भी एक भी या दोनों 100 हो तो कंक्लूजन किस में, यानी एम और के में रिलेशन बनेगा। तो यहाँ 100 मिला, तो जैसे ही दोनों पक्ष मान जाता है तो अगुआ का वहाँ से क्या होता है, विदाई हो जाता है, यानी कॉमन टर्म वहाँ से कब हट जाता है, जैसे ही 100 हुआ तो निकल गया। तो बचा क्या, एम और के, एम और के। तो एम किस रूप में है, ऑल के रूप में, यानी इसका कंक्लूजन होगा ऑल एम आर के। हम इधर से चलेंगे तो ये तो बाबू 15 है, अब 50 केस किसका होता है, सम का बताए थे, तो यानी जब हम नीचे से चलेंगे तो ये ही केस हो जाएगा सम के आर एम, यानी दोनों में से कोई दिया जाएगा वो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आई, क्या हुआ, ऑल एम आर के या सम के आर एम, इन दोनों में से कोई देगा, दोनों देगा, वो क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ गई। एक चीज और सीख लो, कंक्लूजन यहाँ किस रूप में आया, ऑल एम आर के रूप में, ये उसका कन्वर्जन है, ध्यान रखना ये ऑल का कन्वर्जन है। तो कंक्लूजन ऑल के रूप में आया, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी अपना नहीं होती है, ध्यान रखना। ऑल एम आर के है, ऑल के रूप में आया, इसलिए ऐसा नहीं करना कि ऑल के आर पॉसिबली हम गलत हो जाएगा, बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो बाबू एक नेगेटिव है, एक क्या है पॉजिटिव, थोड़ा समझते हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो कॉमन टर्म पहले देख लिए, मिल गया। अब जैसे मिला तो नो का दोनों टर्म कितना होता है 100, यानी ये कितना होगा 100, ये भी कितना होगा 100, ये ऑल है तभी जाने इसका कितना होता है 100, ये कितना आता है 50। तो कहा कि इस कॉमन टर्म में से कोई भी एक 100 होना चाहिए, तो ये 100 है। तो जैसे 100 हुआ, मैंने कहा ना कि कॉमन टर्म का मिनिमम एक टर्म 100 या दोनों हो, तो यहाँ तो दोनों 100 है, ऐसे दोनों 100 है तो कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे 100 मिला, ये दोनों जी क्या होगा, निकल जाएगा। कब निकलेगा, जब कॉमन 100 है तो। जैसे निकल गया तो अब रिलेशन किस में बनेगा, एच और पी में, एच और पी में। तो सर एच और पी में रिलेशन कैसा बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने बताया ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और किस रूप में आएगा, या तो नो या सम नॉट। अब देखो क्या ये नो में आएगा या सम नॉट में आएगा, तो नो में आने के लिए नो का दोनों टर्म 100 होना चाहिए। यहाँ जो आ रहा है एक 50 है एक 100 है, एक 50 है एक 100 है, तो नो के रूप में कंक्लूजन नहीं हो, किस रूप में होगा, सम नॉट के रूप में होगा। मैंने लिखा ना नो के रूप में कब होता, जब ये भी 100 होता ये भी 100 होता, नहीं तब ये नो पी आर एच या नो एच आर
पी होता, लेकिन यहाँ तो 50 है, ये 100 है, इसलिए ये नो में न आकर के आएगा किसमें बाबू, सम नोट में। और सम नोट में पहले क्या आता है, 50 आता है, तो पहले क्या है, P 50 है, इसलिए इसका कंक्लूजन होगा सम P R नॉट H, यही इसका आंसर होगा, सम P R नॉट H। फिर से एक सेकंड में देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव है, कॉमन टर्म जी मिला, ये दोनों 100 है, तो हमारे पास जैसे 100 मिला, कॉमन टर्म का 100 मिलना जरूरी है, तभी कंक्लूजन होगा। तो जैसे 100 मिला, ये निकल गया, तो बचा क्या, H और P। अब H और P जो बचे हैं, तो यही ना, या तो ऑल के रूप में आएंगे, चाहे सम के रूप में, चाहे नो के रूप में, या सम नोट के रूप में आएंगे। तो सवाल है कि एक नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ऑल सम को तो भूल जाइए, क्योंकि ऑल सम स्टेटमेंट किसका है, पॉजिटिव का, तो कंक्लूजन पॉजिटिव में तो आएगा नहीं, किस में आएगा, नेगेटिव में, या तो नो के रूप में आएगा या सम नॉट के रूप में आएगा। तो नो के रूप में क्यों नहीं है सर, इसलिए कि नो का दोनों टर्म कितना होता है, 100, यहाँ जो बचा हुआ टर्म है वो दोनों कितना है, 50 100 है, इसलिए नो में ना आकर किस में आएगा, सम नॉट में आएगा। तो सम नॉट में पहले क्या आता है, 50, तो 50 पहले कौन है, P, इसलिए सम P R नॉट H, 100 हो गया, ये 50 हो गया, कितना हो गया, 100। मैंने एक बात कहा था कि क्यों नहीं उसका कन्वर्जन होता है, यदि आप सर लिख देते कि सम H R नॉट P, तो सही होता कि गलत। अब देखते हैं, सम नॉट लगा दिए बाबू, तो ये 50 हो गया, ये कितना हो गया, 100 हो गया, समझ में आ रहा है, ये 50 हो गया 100। अब देखो P यहाँ कितना है, स्टेटमेंट में यदि कोई 50 होगा तो वो कंक्लूजन में 100 कैसे हो सकता है, यानी कहने का मतलब कि पॉकेट में 50 रुपया है और निष्कर्ष का मतलब क्या, निकाल के दिए, तो पॉकेट में 50 है और निकाल के कितना दे रहे हो, 100, तो गलत नहीं जी, है कि नहीं गलत, इसलिए यहाँ पे सम नॉट का कन्वर्जन नहीं किया जाता है, इसलिए सम H R नॉट P गलत हो जाएगा, ठीक है सर। इसीलिए नो H R P या नो P R H इसलिए गलत हो जाता है कि नो जैसे लगता है वो दोनों टर्म कितना होता है, 100 हो जाता है। यहाँ P कितना, H तो 100 है, लेकिन P कितना है, 50 है, यहाँ कितना दिखा रहा है, 100, ये 15 है, ये 100 है, इसलिए ये गलत होता है। यानी जितना होगा उससे कम या उतना ही ना आओगे, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते, तो यहाँ ज़्यादा दे दिया इसलिए गलत है। क्लियर कट हिसाब है। अब हम यहाँ पे आते हैं, नहीं अब यहाँ पे हम आए तो देखें कि भाई H तो कॉमन मिल गया, नहीं अब कॉमन जैसे मिला तो उसके बाद दूसरा काम था क्या, हमको देखना कि इसमें कोई एक 100 है कि नहीं। तो ये सम का टर्म कितना होता है, 50, ऑल का कितना होता है 100, ये 50। इस 100 से कोई मतलब नहीं, मतलब कॉमन टर्म का कोई एक टर्म 100 होना चाहिए। तो ये जो टर्म दोनों है कितना है, ये 50-50 है। मैंने अभी भी बताया कि कॉमन टर्म में से कोई एक 100 होगा या दोनों होगा तभी कंक्लूजन होगा, अदरवाइज कंक्लूजन नहीं होगा। तो यहाँ दिया गया टर्म दोनों क्या है, 50-50 है, इसलिए के और डी में रिलेशन ऑल के आर डी या सम डी आर के नहीं होगा, इसलिए ऑल के आर डी या सम डी आर के नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए इन दोनों में संबंध नहीं हो। क्यों, क्योंकि अगुआ कह रहा भैया 50-50 का मामला है, यानी संभावना मतलब 100% शादी की चांस अभी नहीं है। तो इसी के और डी में केस बनता है आइदर और का, इसी में एक जगह लिखा जाएगा क्या, ऑल के आर डी एक ऑप्शन में, और दूसरा ऑप्शन में इसी जगह उसको रिजेक्ट किया जाएगा नो के आर डी, है ना। जब केस 50 हो तब उस दो व्यक्ति में के और डी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक जगह कह रहा है कि यस ऑल के आर डी, और दूसरी जगह है नो के आर डी, यानी दोनों अपनी जगह पे क्या है, डेफिनेट के रूप में गलत है नहीं। तो एक जगह कह रहे हैं हाँ बन रहा है, दूसरी जगह कह रहे हैं कि नहीं बन रहा है। तो जब केस 50-50 का हो तो या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो यही केस कहलाता है क्या, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, इसी को आइदर केस कहते हैं।
है ना। कहीं कोई इसमें समस्या मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, नहीं तो आराम से हम 2 स्टेटमेंट हो 3 आराम से बना सकते हैं, नहीं। थोड़ा सा एक हम 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन का बताते हैं, नहीं, फिर आगे देखा जाएगा, नहीं। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। चलिए देखते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा, नहीं। जैसे कि कहने का मतलब है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं आपका, नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जैसे कहा कि ऑल, मान लीजिए कहता है कि एक्स आर वाई, फिर यहाँ कह दिया कि सम वाई आर जेड, फिर यहाँ कह दिया कि ऑल जेड आर क्यू, नहीं। एक और हम डाल देते हैं यहाँ पे कि नो आपका क्यू आर एफ। हमने 4 स्टेटमेंट किया है। अब इसके बाद हम कंक्लूजन फर्स्ट कर रहे हैं, नहीं। कंक्लूजन फर्स्ट आया कि नो एफ आर जेड, सेकेंड में आया क्या, तो सम क्यू आर जेड, थर्ड में आया कि ऑल एक्स आर जेड, फोर्थ में आया बाबू क्या, तो कहता है कि सम वाई आर क्यू, नहीं। और फिफ्थ कंक्लूजन आया क्या, तो ऑल जेड आर क्या, तो पॉसिबली क्या वाई, हमने लिख दिया। यहाँ हम एक और कंक्लूजन ले रहे हैं, यहाँ पे कहता है कि ऑल आपका क्यू आर पॉसिबली वाई। हम पहले ही चेक करते हैं। तो देखो बाबू, रहता है 2-3 ही रहता है। आपको क्या करना है कि जो स्टेटमेंट 3 रहे, 4 रहे, 2 रहे, पैनिक मत हो, है ना। जो ये कंक्लूजन है, मेन चीज़ अगर समझ गए ना, तो फिर आपको बीमारी नहीं होगी। जब भी कंक्लूजन चेक करने जाओ तो पहली बात ध्यान रखो, पहले बाबू तुम चेक करना ऑलवेज कन्वर्जन चेक करना। कन्वर्जन अगर नहीं हो तब तुम जाना बाबू किस पर, कंक्लूजन की तरफ जाना। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ भागते हैं। उसमें क्या होता है, कन्वर्जन मिस कर जाता है, छूट जाता है, गलत हो जाता है, नहीं। और यदि कन्वर्जन कंक्लूजन न मिले तो तीसरी कहानी होती है, ध्यान रखना, आइदर और या पॉसिबिलिटी का केस होता है ना। यही 3 चीज़ें होती है। तो हम यहाँ फटाफट चेक करेंगे, पहले कन्वर्जन फिर कंक्लूजन। पहला चेक किए, कन्वर्जन कैसे चेक करेंगे। देखो, रिवर्स चलोगे, कंक्लूजन से स्टेटमेंट की हो तो तुम्हें आसानी होगी। ऊपर से चलोगे तो तबाह हो जाओगे। एक क्वेश्चन को बनाने में तुम 2-3 मिनट गंवा दोगे, नहीं। तो फटाफट कैसे बनाते हैं, हमें चाहिए एफ जेड। तो क्या एफ जेड एक में है, एफ है जेड एक में नहीं है, यानी ये अलग अलग है। जो ही अलग अलग है तो ये हिस्सा होगा कंक्लूजन के। तो अब देखो बाबू, यहाँ पे एफ है ना, कहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, एक ही जगह एफ है। अब इस एफ को यानी इस स्टेटमेंट को हम किससे कंपेयर करें कि हमें जेड की प्राप्ति हो जाए, तो हम डायरेक्ट 3-4 में जाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि वैसे स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे जिसमें कॉमन हो। अब ये नहीं कि सर जेड यहाँ भी तो है, तो क्यों नहीं सर हम 2nd 4 से करें। अरे कर तो सकते हैं, लेकिन कॉमन तो हो, नहीं। सवाल है कि शादी करने जा रहे हैं, अगुआ का पता ही नहीं है, शादी किससे होगी, बात समझ आ रही है ना। तो एफ उस स्टेटमेंट से कंपेयर करें जिसमें कॉमन है ना। तो यहीं पे हमें कॉमन मिल गया, क्यों, जब ही कॉमन मिला तो पता है इन दोनों में ये 100 है। तो जैसे ये 100 है तो क्यों निकल जाएगा, तो बचा हुआ टर्म एफ भी, क्योंकि नो है तो ये भी 100, ये भी 100, ये ऑल है तो ये 100 है, तो ये क्यू जे भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 है, ये 100 है। तो बचा क्या, जेड और एफ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑल जेड और एफ लिखते हैं, गलत है बाबू। क्यों, क्योंकि आप पॉजिटिव और निगेटिव से कंपेयर कर रहे हो ना। तो पॉजिटिव निगेटिव ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव। अब निगेटिव जेड और एफ में संबंध बनेगा, तो किस में बनेगा सर, नो की सम नॉट में। अरे दोनों 100 बचा है, और दोनों 100 किसका होता है,
नो का, इसलिए सर केस होगा नो जेड आर एफ या नो एफ आर जेड। तो पहला सही हो गया है ना, चेक करने का। दूसरा देखो क्यू जेड, तो फिर कन्वर्जन, क्यू जेड एक में है नहीं सर, क्योंकि जेड यहाँ है तो यहाँ वाई है, जेड हाँ एक ही में है सर, क्यू जेड एक में है। तो जब क्यू जेड एक में तभी बताए थे ऑल का कन्वर्जन सम में सही है, कंक्लूजन नहीं जाना, क्यू जेड एक ही में है तो ऑल का कन्वर्जन सम में सही है। अब एक्स जेड, तो सर एक्स तो एक ही जगह है और जेड यहाँ पे है नहीं, तो यानी हम फर्स्ट और सेकंड में जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड में देखो जब जानकारियाँ जब प्रैक्टिस हो जाती है तो देखिए पता चलता है कि गलत है कि सही है ना। क्यों सर, जेड एक्स ये वाई कॉमन तो मिला, और वाई कॉमन तो मिला, लेकिन ये कितना 50 है, ये भी कितना है 50 है नहीं, क्योंकि ऑल का ये 100 होता है, ये 50 होता है, ये 50 होता है, ये भी 50 होता है सम का। तो कॉमन टर्म तो मिला लेकिन दोनों कितना है 50 है। तो बताएं ना अभी कि यदि कॉमन टर्म 50 हो तो एक्स और जेड में रिलेशन नहीं बनेगा, तो सीधे काट दो। फिर कहता है वाई क्यू, तो वाई क्यू देखो एक में कि अलग अलग है सर, वाई क्यू तो अलग अलग दिखा, वाई यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे, सर इससे कंपेयर क्यों नहीं करेंगे, अरे ये निगेटिव है, निगेटिव को जैसे टच करोगे कंक्लूजन निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसके पास नहीं जाओ, ये रामदेव बाबा है जला देंगे नहीं, कभी भी कोई प्रोडक्ट आपके साथ बेच देंगे, बस समझ में आता है ना। तो इनके पास नहीं, इनके पास जाओ, ये क्यू से कंपेयर करना है, किससे, तो वाई क्यू, तो हम जाएंगे किस में 2 और 3, क्यों कि कॉमन टर्म हमारा क्या है बाबू, जेड है, ये 50 है, ये कितना है 100, तो जैसे कॉमन टर्म 100 निकल जाएगा तो क्या होगा सम वाई आर क्यू, सम क्यू आर वाई, ये सही हो जाएगा नहीं। अब देखो जेड, पहले पॉसिबिलिटी ऑल मत पढ़ो, देखो जेड वाई कहाँ है, तो जेड वाई देखो तो एक में है बाबू, तो जेड वाई एक में है तो किसका स्टेटमेंट है सम का, और सम का किस में बताया था पॉसिबिलिटी ऑल में, सीधे आंख बंद करके मारो, जेड वाई एक में है, जब एक में किसका स्टेटमेंट सम का, तो सम का है तो पॉसिबिलिटी ऑल में दिया है, जिधर से दे सही। क्यू और वाई ये भी पॉसिबिलिटी है, ऑल क्यू आर पॉसिबली वाई, तो देखो वाई यहाँ है ना, या वाई यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो ये कॉमन टर्म जेड 100 निकल जाएगा, तो क्या होगा सम वाई आर क्यू चाहे सम क्यू आर वाई, तो कंक्लूजन किस में है सम में। अब मैंने फिर बताया कि स्टेटमेंट सम के रूप में हो या कंक्लूजन सम के रूप में हो, पॉसिबिलिटी किस में होती है, ऑल में होती है नहीं। तो ये हम कितना हूँ स्टेटमेंट दिया जाए, थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लोगे ना तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेला है, नहीं क्या है, बाएं हाथ का खेला है। एक लास्ट क्वेश्चन में भी बस करना चाहता हूँ, ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं थोड़ा सा, कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमारा आ गया कि सर कि ओनली आपका क्यू आर टी नहीं, अब फिर कहता है कि ऑल जेड आर क्यू, अब फिर यहाँ कह दिया कि ओनली अ फ्यू क्यू आर एम, हमने डाल दिया। अब देखो बाबू ये स्टेटमेंट हो गया, इसके बाद कंक्लूजन पहला रखा गया, क्या रखा गया पहला बाबू, तो कहता है कि ऑल एम आर पॉसिबली क्यू, सेकंड में कह रहा है कि आपका सम आपका टी आर जेड, फिर थर्ड में कह रहा है कि नो आपका एम आर टी, फिर फोर्थ में कह रहा है नहीं, या फोर्थ में हम देख रहे हैं यहाँ पे, फिर थर्ड को थ्री तो चेक करते हैं नहीं, फिर उसके बाद और आते हैं नहीं, तो हम पहला चेक करते हैं। पहले कहता है कि एम क्यू में पॉसिबिलिटी, तो एम क्यू तो एक ही में है, किसका केस है, ओनली फ्यू का, तो बताए थे ओनली फ्यू में सम नोड से बिहेव करता है, यानी प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी किस में था, ऑल में, सीधे सही मारो, ठीक है। असम टी आर जेड, तो टी कहाँ है, यहाँ पे है, और ये देखो क्या लगा है, ओनली लगा है, मतलब इसको घेर दो, ये खतरे की घंटी है, यानी टी किसी भी के साथ संबंध पॉजिटिव में और सम में, ये क्या दे रहा है, सम टी आर जेड, यानी टी के साथ आप रिलेशन दिखा रहे हो, गलत नहीं। अब यहाँ देखो नो एम आर टी, तो टी यहाँ पे है, ये टी घेरा हुआ है, मतलब ये टी पॉजिटिव में नेगेटिव में दे रहा है तो सही है, तो नो एम आर टी का मतलब नो टी एम आर, ये क्या होगा, सही होगा।
समझ में आ रही बात? बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करेंगे आप, चाहे 3 हो या 4 स्टेटमेंट हो, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसमें हम आइदर और का केस भी आपको समझा दिए कि यदि केसेज आपका 50-50 कॉमन टर्म हो तो वहाँ केसेज बनते हैं आइदर और का, और वहाँ केसेज बनेंगे पॉजिटिव में पॉसिबिलिटी का केस नहीं। और जहाँ ओनली का केस है, ध्यान रखना कि ओनली जहाँ लगा हुआ है ओनली क्यू और टी, तो ये टी जब भी कंक्लूजन देगा किस में देगा? नेगेटिव में। पॉजिटिव में देगा तो गलत होगा। अब इसी के ओनली फ्यू क्यू आर एम का दे ओनली सम क्यू आर नॉट एम, तो क्या होगा? सही होगा नहीं? बात समझ में आ रही है? तो इससे हम इस प्रकार से आराम से कंक्लूजन निकाल सकते हैं और हम बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, काफ़ी नहीं तो फिर हम लोग इसका एक प्रॉब्लम क्लास लेके आएंगे, नहीं जो हम लोग देखेंगे उस पर काम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग, आपको कैसा लगा वीडियो? नहीं बिल्कुल आप कमेंट करें, इसको शेयर करें और बिल्कुल बताएं कि क्या चाहिए और आपको नहीं। फिर इसके बाद हम लोग एक रिवर्स का भी वीडियो डालेंगे ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सके। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।